Hello students, I am Raman Sethi from Guru Nanak Public School. I will teach you science. सबसे पहले मैं आपको 8th क्लास की साइंस की बुक से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि ये हमारी NCERT की साइंस की बुक है जो आपको 8th क्लास के लिए हमारे स्कूल में रिकमेंड की गई है। तो इस NCERT की बुक में से हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे अपने। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। पहले क्रॉप प्रोडक्शन मतलब जो फसलें खेत में उगाई जाती है उसकी प्रोडक्शन किस तरह से हमें करनी है, क्या क्या स्टेप्स है उसके अंदर, ये चीज़ पढ़ेंगे हम। और मैनेजमेंट, और ये जो प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो जो भी स्टेप्स यूज़ करनी चाहिए, जो जो भी मेथड्स अपनाने चाहिए, वो मेथड्स हम किस तरह से अडोप्ट करेंगे, क्या क्या मेथड्स अडोप्ट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। कि पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर uncle's house during the summer vacation. So their uncle is a farmer. One day she saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. I want to know where and how we use these tools. कि पहेली और बूजो जो है वो अपने अंकल के घर समर वेकेशन के टाइम पे जाते हैं। तो उनके जो अंकल हैं वो एक फार्मर हैं। तो अपने अंकल के घर पे वो किसी दिन खुरपी, सिक्कल, शावल और प्लो नाम के टूल्स देखती है वो दोनों लड़कियां, तो जो कि उनके फार्मर अंकल जो हैं वो अपने फील्ड में यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको देख के उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स, कि ये टूल हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हमारे इस चैप्टर के अंदर हमें मिलेंगे। तो पहली बात, ये खुरपी, सिक्कल, शावल, प्लो ये क्या चीज़ है। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ टूल्स हैं जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए फील्ड्स के अंदर फार्मर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो यू हैव लर्नड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, द प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कि आपको ये पता है कि जो प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। तो जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन वो जो प्लांट्स हैं वो हमारे से, ह्यूमन बींग से या अदर एनिमल से डिफरेंट हैं कुछ सेंस में। किस लिए डिफरेंट है वो, कि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो वो अपना फूड किस तरह से बना सकते हैं, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स जो हैं अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज़ करके अपने आप बना सकते हैं। तो एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, लेकिन जो एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड है तो वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर ओन फूड फ्रॉम, डू यू हैव एनी आइडिया कि एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं। प्लांट्स ने तो अपना फूड खुद बना लिया, लेकिन एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं। तो एनिमल्स अपना फूड लेते हैं प्लांट से या फिर अदर एनिमल से। तो इसीलिए एनिमल्स को क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रोप्स, कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से या अदर एनिमल से लेते हैं, उनको क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रोप्स। यानी कि जो एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रोप्स होते हैं और जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। यानी कि प्लांट्स ऑटोट्रोप्स हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज़ करके बनाते हैं। और जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड प्लांट से या अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हमें फूड क्यों खाना पड़ता है। तो यू ऑलरेडी नो डैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। कि हमें पता है कि जो हमें you already know that the energy from food is utilized by organisms from carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion। कि जो हमें पता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हम फूड की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो एनर्जी हमें किन पर्पज़ के लिए चाहिए, हमें अपनी बॉडी की अलग अलग फंक्शंस के लिए, अलग अलग डेली एक्टिविटीज़ के लिए
हमारी बॉडी में फूड जाता है वो डाइजेस्ट भी होता है, रेस्पिरेशन भी होती है, एक्सक्रीशन भी होती है, बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं हम। तो इन सब पर्पज़ के लिए और इनके अलावा और भी बहुत सारे पर्पज़ हैं जिनके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो जो एनर्जी है हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, कि हमें अपना फूड प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, या फिर प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? कि हम सबको फूड की रिक्वायरमेंट है एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो फिर हमें, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत लार्ज है, आप सब लोग जानते हो। तो इतनी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को फूड हम कैसे प्रोवाइड करवाएं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लार्ज अमाउंट में एग्रीकल्चर करनी पड़ेगी, खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल, कि हमें बड़े लेवल पे फूड की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। तो इसलिए सबको प्रॉपर अमाउंट में फूड मिल सके, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को फूड अवेलेबल हो सके, तो इसलिए हमें फूड की रेगुलर प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है, उस फूड की प्रोडक्शन को मैनेज करने की ज़रूरत है, और उस फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स कि उस फूड को हर एक पर्सन को अवेलेबल करवाना। ये सारे काम करने की हमें ज़रूरत है ताकि हर एक ऑर्गेनिज़म को, हर एक ह्यूमन बीइंग को और एनिमल्स को भी फूड मिल सके। तो इसलिए हमें एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या लिखा है हमारे पास कि टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। साल 1 से लगभग 10,000 साल पहले तक जो थे लोग नोमैडिक थे। नोमैडिक मीन्स कि वो घुमक्कड़ लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते हुए अपना फूड ऑब्टेन करते थे नेचुरल वेजिटेशन के द्वारा। जो नेचुरली हमारी अर्थ पे वेजिटेशन अवेलेबल थी, उस वेजिटेशन का यूज़ करके वो अपने लिए फूड ऑब्टेन करते थे। तो दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो अपने फूड और शेल्टर के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे ग्रुप्स बनाकर। तो दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। कि वो कच्चा फ्रूट और वेजिटेबल्स जो भी उनको नेचुरली वेजिटेशन से अवेलेबल होता था उसका यूज़ करते थे। अदरवाइज़ जो एनिमल्स की हंटिंग कर लेते थे, एनिमल्स का शिकार कर लेते थे, उनका कच्चा मीट खा जाते थे। तो इस तरह से वो अपना फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे। लेकिन लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने लैंड को कल्टीवेट करना सीखा, कि उन्होंने ये सीखा कि फसलें कैसे उगाई जा सकती है। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में उन्होंने पहले राइस, व्हीट और कुछ और फूड आइटम्स को ग्रो करवाना स्टार्ट किया। तो दस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई, एग्रीकल्चर प्रोसेस जो है स्टार्ट हुई। तो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्रॉप क्या होती है। कि जब एक ही टाइप के प्लांट्स एक फील्ड के अंदर लार्ज स्केल पे उगाए जाते हैं, तो उस कई सारे प्लांट्स के जो ग्रुप को क्या बोला जाता है? क्रॉप। कि हम बोलते हैं कि हमारे खेत में वीट की क्रॉप है। अब वीट क्रॉप का मीनिंग क्या है? कि एक खेत के अंदर, एक फील्ड के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे वीट के प्लांट्स हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि वो वीट की क्रॉप्स है फील्ड के अंदर। तो यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कि जो क्रॉप्स हैं वो अलग अलग टाइप की होती है। सीरियल्स भी होती है, अनाज मतलब जिसको हम कहते हैं, वेजिटेबल्स भी होती है, वो भी क्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, फ्रूट्स क्रॉप्स भी होती है हमारे पास। तो दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो जो क्रॉप्स हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। किस बेस पे बांटते हैं? कि किस सीज़न में ये क्रॉप्स उगाई जाती है। तो सीजन के बेस पे इन क्रॉप्स को, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो जो हमारी इंडिया है वो एक बड़ी कंट्री है। तो इस बड़ी कंट्री के अंदर हमारे हर एक जगह का टेम्परेचर जो है इंडिया के अंदर एक जैसा नहीं है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मतलब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो एक जैसा नहीं है। किसी एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा है, किसी एरिया में मॉइस्चर कम है,
किसी एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी एरिया का टेम्परेचर कम है, किसी एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होती है, किसी एरिया में रेनफॉल कम होती है। तो ये हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग जगह का अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट है। तो अकॉर्डिंगली देर इज़ ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसीलिए हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती है। तो डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इतनी लार्ज डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारी कंट्री के अंदर जो जितने भी क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं उन क्रॉपिंग पैटर्न को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो वो 2 क्रॉपिंग कैटेगरीज क्या क्या हैं? फर्स्ट कैटेगरी है खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड कैटेगरी है रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? व्हाट आर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स? तो खरीफ क्रॉप्स क्या है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। कि वो सीजन जो रेनी सीजन में उगाई जाती है उनको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन है वो जून से सितंबर तक होता है। तो मीन्स जो क्रॉप्स जून में उगाई जाती है और उनको सितंबर के एंड तक वो क्रॉप्स जो है पककर तैयार हो जाती है, उनको काट लिया जाता है सितंबर में, तो उन क्रॉप्स को क्या बोला जाता है? खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है। तो किस किस तरह की क्रॉप्स जो हैं खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में आती है? पैडी, जिसको हम राइस क्रॉप भी बोलते हैं, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो खरीफ क्रॉप के एग्जांपल हैं। इनको जून से सितंबर के टाइम के अंदर उगाया जाता है। देन रबी क्रॉप्स क्या होती है? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। कि जो विंटर सीजन में क्रॉप्स उगाई जाती है उनको रबी क्रॉप्स बोला जाता है। तो द टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो इनका जो टाइम पीरियड है जनरली अक्टूबर से मार्च तक होता है। मीन्स रबी क्रॉप्स को हम अक्टूबर के मंथ में उगाते हैं और मार्च के मंथ में उनको काट लिया जाता है। तो एग्जांपल्स रबी क्रॉप्स के क्या क्या हैं? वीट, गेहूँ जिसको हम बोलते हैं, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये सारे रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। तो बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। लेकिन जो पल्सेस हैं और वेजिटेबल्स हैं उनको समर डेज़ के टाइम पे भी उगाया जाता है हमारी कंट्रीज़ में अलग अलग एरियाज़ के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कि क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किन किन प्रैक्टिसेस की, किन किन आदतों को, क्या क्या जो चीज़ें हैं, क्या क्या मेथड्स हमें अपने फील्ड के अंदर लगाने पड़ते हैं। तो वो सारे क्या कहलाएंगे? बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कि हमें किस तरह की एक्टिविटीज़ हमें अपने फील्ड में करनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। कि जो पैडी है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाई जा सकती? क्यों नहीं उगाई जा सकती? इसका रीज़न ये है कि जो पैडी को लार्ज क्वांटिटी में वाटर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। जब वो फसल उग रही होती है तो उस फसल को के अंदर हमें लार्ज क्वांटिटी में वाटर डाल के रखना पड़ता है। तो इसलिए हमें रेन की ज़रूरत होती है कि रेन जब आएगी तो बारिश का पानी अपने आप पैडी फील्ड के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए हम उसको विंटर सीजन में नहीं उगाते, रेनी सीजन में उगाते हैं। तो इसका आंसर भी हमारे पास लिखा है कि पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन दी रेनी सीजन, नॉट इन विंटर सीजन। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कि एक फसल उगाने के लिए एक फार्मर को अपने फील्ड के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। तो यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। कि जब हम अपने घर के अंदर कोई छोटा प्लांट उगाते हैं या कोई गार्डन के अंदर कोई माली कोई प्लांट उगाता है तो उस टाइम पे जिस तरह की एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती है या गार्डनर को करनी पड़ती है, तो सेम उसी तरह की एक्टिविटीज़ लार्ज लेवल पे फार्मर को भी अपने फील्ड में करनी पड़ती है। तो दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो जो भी एक्टिविटीज़ एक फार्मर को अपने फील्ड के अंदर एक फसल को उगाने के लिए करनी पड़ती है वो क्या कहलाती है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहलाती है। तो दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। तो ये एक्टिविटीज़ के हमें नाम बताए गए हैं। तो ये एक्टिविटीज़ स्टेप बाय स्टेप हमें करनी पड़ती है। तो पहली है प्रिपरेशन ऑफ सोयल। कि हमें अपनी फील्ड को के अंदर जो फसल उगानी है उसके लिए हमें अपनी सोयल को पहले प्रिपेयर करके रखना पड़ता है कि हमारी सोयल जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। उस सोयल को अंदर जो भी हमें कुछ एफर्ट लगाने हैं उसके अंदर प्लोइंग करनी है और उसके अंदर कोई और एक्टिविटी करनी है, तो ये सारे प्रिपरेशन ऑफ सोइल के अंदर मेथड्स आएंगी। तो नेक्स्ट सोइंग, बीजों को बोना सोइंग कहलाता है।
एडिशन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, कि जो हमारे फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर जो फसल के ऊपर हमें मैन्योर या फर्टिलाइज़र अप्लाई करने पड़ते हैं फसल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इरिगेशन, खेतों में सिंचाई करनी पड़ती है, खेतों में पानी लगाना पड़ता है, डालना पड़ता है हमें, ताकि हमारी जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो सके। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, उनको वीड मतलब जो अनवांटेड प्लांट जो खेतों में उग जाते हैं उनको काटना, उनको हटाना, वो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स कैटेगरी के अंदर आएगा। हार्वेस्टिंग मतलब जब हमारी फसल पक कर तैयार हो गई है तो उस फसल को काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। देन स्टोरेज, कि जो हमारी फसल पक के तैयार होगी उसको काट लिया, तो काट के जब तक वो फसल हम मार्केट में बेचने के लिए नहीं बेचते तो उसको हम स्टोर करके रखते हैं। तो ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो फ़िलहाल आज के पीरियड में, आज की क्लास में हम यहीं तक का टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।